नमस्कार, मैं सुकन्या सिंह आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। सोयाबीन की फसल में समेकित खरपतवार नियंत्रण। अगेती फूलगोभी उगाएं, अधिक मुनाफा कमाएं। प्रदेश में सोयाबीन की खेती व्यापक स्तर पर की जाती है और इस समय ये फसल कई अवस्थाओं पर है। खरीफ फसल होने के कारण इसमें खरपतवारों की समस्या बहुत आती है, जो फसल की बढ़वार में बाधा बनती है और इनके क्योंकि इस क्षेत्र में 80 से 85% सोयाबीन की खेती होती है और किसानों ने जो है बहुत सारी अभी जो वैरायटी लगा रखी है जो कि हमारे क्षेत्र में प्रचलित है। लगभग 20 से 22 दिन की फसल होने जा रही है। किसान भाइयों, खरपतवार ऐसे अनचाहे पौधे हैं जो फसलों के साथ पानी, प्रकाश, पोषक तत्वों और स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करके अधिकांश भाग का उपयोग कर लेते हैं, जिसके फलस्वरूप फसल कमजोर हो जाती है तथा दूसरी तरफ ये खरपतवार फसल में रोग और कीटों को फैलाने का कार्य भी करते हैं, जिससे फसल की पैदावार में भारी गिरावट हो जाती है। ये बहुत अच्छा उचित समय है। यदि हमको मौका मिल गया है खुरपा चलाने का तो आवश्यकता नहीं है कि हम खरपतवार नाशी का उपयोग करें। गर्मियों में खेतों की गहरी जुताई तथा मानसून से पहले प्राप्त वर्षा जल का लाभ उठाकर जुताई करने से खरपतवारों के अवशेष तथा वर्षा उपरांत उगे खरपतवार नष्ट हो जाएंगे। समुचित फसल चक्र अपनाना, खरपतवार रहित प्रमाणित बीजों का प्रयोग करना चाहिए। बुवाई हमेशा लाइनों में करें और पौधों से पौधों की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी उचित रखें। रासायनिक नियंत्रण में हमारे जो केमिकल्स है, विडिसाइड है, वो 3 तरह से हमारे उसमें उपयोग में लाए जाते हैं। पहला होता है कि बुवाई से पूर्व और इसके अंदर बुवाई से पहले वासालिन का उपयोग कर सकते हैं, वो 2.20 लीटर प्रति हेक्टर। दूसरे तरह के वो हैं कि जिनको हम बोने के 48 घंटे तक उपयोग कर सकते हैं। उसमें स्टाम्प है, स्टाम्प को ले सकते हैं हम, स्टाम्प आता है उसका उपयोग कर सकते हैं। डुआल है, 2.25 लीटर से लेके 2.5 लीटर तक इनकी मात्रा प्रति हेक्टर लगती है, तो उनसे भी हमारा कुछ हद तक नियंत्रण हो जाता है। और उसके बाद तीसरे तरह के जो हमारे केमिकल हैं वो हम फसल में 15 से 20 दिन की अवस्था को उपयोग करते हैं। एक तो जो भी हम खरपतवार नाशी उपयोग कर रहे हैं, जैसे चौड़ी और सकरी पत्ती के लिए खरपतवार कर रहे हैं मेजा थापर, तो 1 लीटर मात्रा 1 हेक्टर में उपयोग करें और निर्धारित जो पानी की मात्रा है वो उसी के अनुसार उसका उपयोग करें। यदि सिर्फ चौड़ी पत्ती है तो फिर हम एक दूसरा आता है क्लोरोमाइरिन, जो है 36 ग्राम, सिर्फ 36 ग्राम 1 हेक्टर के लिए पर्याप्त होता है और उसको हम 500 लीटर पानी में मिला के फिर स्प्रे करते हैं। हमारे पास 2-3 बीघा जमीन है तो हम लोग घर में 2-3 लोग होते हैं, निदाई गुड़ाई करें वो ज़्यादा उचित होगा और वही हमारी जमीन के स्वास्थ्य के लिए भी ठीक होगा और हमारे भविष्य के लिए। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से। फूल गोभी की फसल अब सर्दी में ही नहीं, लगभग पूरे साल हो रही है। किसान साल में कई बार ये फसल लगाकर अपनी आय में इजाफा कर सकते हैं। गोभी की अच्छी उपज लेने के लिए अच्छा बीज, सही नर्सरी प्रबंधन तो जरूरी है ही, साथ में रोपाई के बाद भी कई जरूरी बातों का ध्यान भी रखना पड़ता है। इस बारे में कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सरदार सिंह का क्या कहना है, जानते हैं। सब्जी के रूप में फूलगोभी की अच्छी मांग रहती है। अधिकतर किसान इसकी खेती जाड़े में ही करते हैं, लेकिन कई किसान इसकी अगेती खेती करके अधिक मुनाफा कमाते हैं। इस समय आप अगेती किस्मों की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। अर्ली में 2-3 वैरायटी हैं और बहुत अच्छा रहेगा। ये 50-55 दिन में आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग तैयार हो जाती है फूल गोभी। अगेती किस्मों में आप पूसा दीपाली, पूसा अर्ली सिंथेटिक,
हिसार वन के अलावा कई किस्में भी बाजार में मौजूद हैं, उनका आप चयन कर सकते हैं। ये किस्में 20 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर आसानी से उगाई जा सकती हैं। और आप देखेंगे कि इस समय जब ये तैयार होगी 50-55 दिन में, उसमें मार्केट रेट काफी अच्छा होता है। इसकी नर्सरी तैयार करने के लिए 1 गुणा 3 मीटर की क्यारी तैयार करें और प्रति क्यारी के दर से 5 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद और 2 से 3 किलोग्राम बालू एक साथ मिलाकर बेड पर प्रयोग करें। इसके अलावा 300 ग्राम DAP, 150 ग्राम यूरिया और 150 ग्राम पोटाश प्रति क्यारी की दर से प्रयोग करें और कीट रोगों से पौधों को बचाने के लिए फिप्रोनिल दानेदार दवा की 40 से 50 ग्राम मात्रा और 15 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति क्यारी की दर से गोबर की खाद में मिलाकर बेड पर प्रयोग करें। उसके बाद बीजों की बुआई करें। पौधे लगभग 25 से 30 दिन में तैयार हो जाते हैं। उसके बाद रुपाई करें। इसमें हमने जैसे कुछ फंगस ट्रीटमेंट के लिए पहले 2 किलो ट्राइकोडर्मा को करीब 40-50 किलो गोबर की खाद में क्योंकि मिलाया था, क्योंकि इसमें डैम्पिंग ऑफ डिजीज काफ़ी आती है। ट्रांसप्लांटिंग के टाइम पे तो नहीं, लेकिन फिर भी जड़ गलन वाली बीमारी इसमें आती है। तो उसके कंट्रोल के लिए हमने इसमें ट्राइकोडर्मा गोबर की खाद में मिला के डाला है। और एक और केमिकल है थोड़ा pH को मेंटेन करने के लिए, वो भी इसमें यूज किया गया है। और 1 एकड़ में 1 कट्टा DAP का डाल के और इसको ट्रांसप्लांटिंग हम कर रहे हैं। 1 एकड़ में 16,000 पौधे लगते हैं। अगेती फसल की बढ़वार थोड़ी धीमी होती है और फसल का फैलाव कम होता है, इसलिए रोपण दूरी का ध्यान रखें। कतार से कतार और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर रखें। रोपण के बाद हल्की सिंचाई करें, जिससे पौधे मिट्टी को ठीक से पकड़ लें। उसके बाद नियमित अंतराल पर सिंचाई करते रहें। इस तरह सही देखरेख करते हुए 55 से 60 दिन में फसल तैयार हो जाती है। आम को फलों का राजा कहा जाता है। ये भारत का राष्ट्रीय फल भी है। आम की बागवानी से अच्छा लाभ लेने के लिए उन्नत पौध और बागवानी के नए तरीकों को अपनाने की जरूरत है, क्योंकि हमारे किसान अच्छी किस्म के पौध नहीं मिलने के चलते किसी भी किस्म के पौधे लगा देते हैं, जिनका अच्छा परिणाम नहीं मिलता है। जबकि किसान खुद ही उन्नत किस्म के पौधे तैयार करके आम की फसल की बागवानी कर सकते हैं। ऐसा कहना है CISH के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर HR सिंह का। आम की पौध तैयार करने की सबसे जो है आपकी फसल के लिए जो है अच्छी वैरायटी चाहिए। पौध तैयार करने के लिए पहले हम बीज जो है इकट्ठा करते हैं। ये समय चला हुआ जुलाई के महीने में जो है ताज़े जो गुठुलियाँ निकलती हैं उसको हम इकट्ठा करते हैं और उनको जो है स्टेरलाइज मीडिया में मिट्टी, बालू और जो है गोबर की खाद एक भाग मिला करके जो है उसमें तीनों बराबर मात्रा में मिला कर को करते हैं। मिट्टी को पहले स्टेरलाइज कर लेते हैं। किसान अगर उस तरह से जो है उस स्टेरलाइजेशन के लिए नहीं है तो फार्मेल्डिहाइड की 13 मिलीलीटर मात्रा 10 लीटर पानी में मिला करके उसमें वो करके पॉलीथीन से ढक दे। करीब 1 हफ्ते तक होने के बाद जो है ढके रहने के बाद उसको खोल करके जब तक उसकी महक न निकल जाए, महक निकलने के बाद आप मिट्टी भर सकते हैं और उसमें जो है लगा करके पौध तैयार कर लेते हैं। और जब पौध जो है करीब 6 से 7 महीने की हो जाती है उस समय जो है आप यहाँ पे ग्राफ्टिंग करते हैं। बेज ग्राफ्टिंग का तरीका है और पूरा जो है पौधा आपका तैयार हो जाता है उसमें लगाने के लिए। 1 साल के बाद जो है ये पौधा लगाने के लिए तैयार हो जाता है। आम के नए पौधे तैयार करने के लिए कौन कौन सी जरूरी चीजों की आवश्यकता होती है, आइए जानते हैं। इसके अलावा पौधे में चीरा लगाने के लिए एक छोटी चाकू स्केटिया, कलमों को बांधने के लिए पॉलीथीन की आवश्यकता होती है। ग्राफ्टिंग में 2 तरह के पौधे होते हैं। पहला पौधा होता है मूल वृंत, यानी वो पौधे
जो कि आप बीज के द्वारा तैयार करते हैं। दूसरा है सांकुर डाली। सांकुर डाली पौधे की उस कलम या शाखा को कहते हैं जिसको दूसरे वृक्ष या पौधे से काट कर लाते हैं, या आप जिस किस्म का पौधा तैयार करना चाहते हैं। इस विधि से पौधे तैयार करने के लिए सबसे पहले मूल वृंत को चुन लेते हैं, फिर मात्र पौधे से ऐसी शाखा को चुनते हैं जो कि 6 से 7 माह पुरानी पेंसिल के आकार की हो। इसको संकुर डाली कहते हैं। इस शाखा की कलम लगाने के 8 से 10 दिन पहले पत्तियां तोड़ देते हैं। सांकुर डाली के निचले हिस्से पर 3 सेंटीमीटर लंबा तिरछा कटाव करके छिलका उतार देते हैं। इसके बाद फिर मूल वृंत को भी इसी तरह से काट देते हैं, फिर दोनों को मिलाकर पॉलीथीन के पट्टे से बांध देते हैं। करीब 1.5 माह बाद दोनों डाली जुड़ जाती है। अब मूल वृंत को जोड़ के ठीक ऊपर काट देते हैं। ऐसे पेड़ बाग में 1 साल बाद लगने लायक हो जाते हैं। पौधे को बाग लगाने के लिए आप जो है जुलाई का महीना, बरसात शुरू होने से और बरसात बंद होने का सबसे सही समय है। और इसके लिए जो है गड्ढे पहले से तैयार करते हैं, गर्मियों में तैयार कर लिया जाता है। साथ जब होती है तो गड्ढा बैठता है, फिर उसको लेबल करके और फिर सही जगह से पौध ले करके जो है उसका वो करते हैं, प्लांटिंग करते हैं। प्लांटिंग के लिए नॉर्मल डेंसिटी में 10 बाई 10 मीटर पे जो है प्रजातियों को लगाते हैं। हाई डेंसिटी के लिए जो है 5 मीटर पर और अल्ट्रा हाई डेंसिटी के लिए 2.5 बाई 2.5 मीटर पर लगाते हैं। परंपरागत बागवानी में किस्मों के अनुसार रोपण की दूरी 8 से लेकर 16 मीटर तक रखी जाती है। ये फल वृक्ष बाद में काफी विशालकाय होते हैं, जिन पर शुरुआत में फलन तो अच्छा होता है, लेकिन बाद में इन पर हर वर्ष फलन नहीं आता है और ऐसे बाग जगह भी अधिक लेते हैं। पुराने होने पर उत्पादन भी कम हो जाता है और ऐसे बाग किसानों के लिए लाभदायक नहीं रहते, जिसे देखते हुए CISH लखनऊ ने आम की सघन बागवानी की तकनीक विकसित की है। सघन बागवानी तकनीक में सभी किस्में कारगर नहीं। सघन बागवानी के लिए आम्रपाली, अंबिका और अरुणिका का इस संस्थान में प्रयोग किया गया है, जिनके परिणाम काफी अच्छे हैं। किसान सघन बागवानी के लिए इन किस्मों का चुनाव करें। उसके लिए जो है प्रजातियों का चुनाव होता है, जैसे मल्लिका है और हमारी अंबिका है। इसको जो है 2.5 बाई 2.5 मीटर या 5 बाई 5 मीटर पर लगाने के लिए संस्तुति देते हैं। जो अब आजकल जो है यहाँ पे तो दशहरी की बहुत ज़्यादा वो है, लेकिन अब आजकल जो है रंगीन प्रजातियाँ आई हुई हैं, जिनकी जो है बाहर भी बहुत मांग है और बाज़ार में जो है काफ़ी पैसा मिलता है। तो हमारी अंबिका और अरुणिका प्रजातियाँ जो है उनको जो है वो करते हैं। आम्रपाली का जो है उसमें जो है लगा करके किसान अधिक लाभ कमा सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के कृषि मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जबलपुर, रीवा, सतना, बालाघाट और इनसे लगे आसपास के जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है। इन क्षेत्रों में आगामी 4 से 5 दिनों तक मध्यम से घने बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वर्षा होने के बाद धूप और फिर बादल की स्थिति बनने से फसल पर सफेद मक्खी का प्रकोप होने की संभावना है। सोयाबीन, मूंग, अरहर, तिल, उड़द और सब्जियों में भिंडी, लौकी, तोरई आदि पर इसका प्रयोग होता है। सफेद मक्खी फसल पर विषाणु जनित पीला मोज़ेक रोग फैलाती है। रोग के लक्षण पौधे की नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं तथा पत्तियों पर बेतरतीब ढंग से फैलकर बड़े बड़े चमकदार नीले पीले धब्बे बन जाते हैं। पत्तियों की मुख्य सिरा के साथ पीली पट्टी बन जाती है और बाद में पूरी पत्ती पीली पड़ जाती है। नियंत्रण के लिए मौसम साफ होते ही थियामिथोक्साम 25 WG 10 ग्राम प्रति हेक्टेयर या इथोफेन प्रॉक्स 10 EC 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर या एसिटामिप्रिड 20 SP 200 से 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से या इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की
100 मिलीलीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। सोयाबीन, सब्जियों एवं अन्य खरीफ फसलों में जल निकास की उचित व्यवस्था बनाए रखें। सिंचाई की उपलब्धता होने पर धान की रोपाई करें। रोपाई से पहले पौध को किसी फफूंदनाशी से उपचारित अवश्य करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बंसा, जिला सागर के सत्यपति कुशवाहा ने। आपने जरबेरा की उन्नत किस्में और रोपाई के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जरबेरा भारत के एक मुख्य कटे पुष्प है जो गुलदस्ता बनाने के लिए और कटे पुष्प के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। तेरेसा, सांगरिया, गौलियत, ये सब जो वैरायटी है बहुत कलर की वैरायटी है, जैसे कि लाल हो गया, पीला हो गया, वाइट हो गया, बहुत कलर का वैरायटी है और बहुत तरह का वैरायटी है। बहुत अच्छे प्रभेद है जो कि पॉली हाउस में लगा सकते हैं। उसके बाद जो अगर कोई किसान भाइयों बाहर में करना चाहते हैं, ओपन में करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एक बहुत इम्पोर्टेंट वैरायटी है जिसका नाम है आर्का कृषिका, जो बेंगलोर से रिलीज हुआ है। वो बाहर में ओपन कल्टीवेशन के लिए बहुत सूटेबल है। वो बाहर में उसको अगर लगाइएगा बेड मेथड में पलवार बिछा के, तो उसमें 400 से 450 फूल प्रति वर्ग मीटर प्रति साल में आपको उपज हो सकता है। जहाँ तक इसके लिए उपयुक्त मिट्टी की बात है, जरबेरा फूल से सफल उत्पादन के लिए मिट्टी का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है। इसके लिए मिट्टी पोषण युक्त उर्वर मिट्टी जिसका पीएच मान 6 से 7 के बीच हो वह सर्वोत्तम होती है। बेड के लिए यदि चिकनी मिट्टी है तो मिट्टी 55%, बालू 15%, कंपोस्ट 30% तथा धान की भूसी 4 किलो प्रति वर्ग मीटर दर होना चाहिए। मिट्टी को रोग एवं कीट रहित करने के लिए 100 वर्ग मीटर के लिए 7 से 10 लीटर फॉर्मेल्डिहाइड दवा को 100 लीटर पानी की दर से मिलाकर पावर स्प्रे से छिड़काव कर उसे पॉलिथीन शीट से ढककर चारों ओर से दबा दें, जिससे मिट्टी में पड़ी दवाइयों से बनने वाली गैस बाहर न जाए। पॉली हाउस में जो है हम ऊंचा बेड बनाते हैं जिसका जो ऊंचाई होता है वो 40 से 45 सेंटीमीटर होता है और 2 बेड में अंतर होता है 30 से 40 सेंटीमीटर और लंबाई अपने मर्जी अनुसार होता है, जैसे कि आप 5 मीटर भी कर सकते हैं, 3 से 4 मीटर भी कर सकते हैं। उसके बाद इसमें सबसे अच्छा उपज आएगा अगर टपक विधि से सिंचाई करेंगे तब। तो टपक विधि के लिए क्या करना है, आपको लाइन बिछाना है बेड बनाने के बाद, उसके बाद आपको प्लांटिंग करना है, ठीक है ना। और इसका जो प्रवर्धन है वो तो पुत्तल से होता है और इसका जो है लगाने के बाद पहले 1 महीना आपको 12-61-0 जो एनपीके का मात्रा है वो 1 ग्राम प्रति लीटर के अनुसार में आपको स्प्रे करना है पहली महीना में लगाने के बाद। तो अच्छे से फूल का क्वालिटी भी जो होगा वो बढ़िया होगा और अच्छा उपज भी आप लोग पा सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं।